नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है इस चैनल पे। मैं सुधीर कुमार इस चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की जो क्लास है वो झारखंड की परंपरागत शासन व्यवस्थाएं, जैसा कि आप हेडिंग में देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि आप हेडिंग में देख पा रहे हैं, झारखंड की परंपरागत शासन व्यवस्था पर विस्तार से हम बात करेंगे, है ना। मैं ये सिलेबस या मार्किंग जो किया हूँ ये जेपीएससी के लिए, जेपीएससी में देखिए झारखंड के इतिहास से खास करके परंपरागत शासन व्यवस्था से 8 प्रश्न बताया गया है और 16 मार्क्स आते हैं। तो ये जेपीएससी के लिए काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। 16 अंक मायने रखता है ना, 16 अंक मायने रखता है। सो गाइज, आप लोग सब ध्यान से इसको देखने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम यदि आप देते हैं तो ये प्रत्येक एग्ज़ाम में एक दो प्रश्न होते ही होते हैं, है ना। तो निश्चित रूप से इस एकमात्र वीडियो के सहारे ये जो एक प्रमुख टॉपिक है उसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं और बिल्कुल नए तरीके से, है ना, बिल्कुल नए तरीके से आपको मैं बताने वाला हूँ। पढ़े होंगे शायद, ऐसे नहीं पढ़े होंगे आप सब, ऐसा मेरा मानना है। आप देख सकते हैं कि पूरी झारखंड की जो परंपरागत शासन व्यवस्था है उसको यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ। इस तरीके से आपको पूरी शासन व्यवस्था यहाँ पर मैं समझाऊंगा। सो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो में बने रहेंगे ताकि ये आपका प्रमुख जो टॉपिक है वो कवर हो जाए। जो जेपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, बहुत महत्वपूर्ण है, चूँकि 8 प्रश्न है सेकेंड पेपर का उनका। और जो अन्य परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जैसे झारखंड की दरोगा की तैयारी करते हैं या झारखंड के कोई टीचर की तैयारी करते हैं या अन्य कोई तैयारी करते हैं, तो उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है ये झारखंड की परंपरागत शासन व्यवस्था है। मैं आपको बता दूं कि परंपरागत शासन व्यवस्था कहने का मतलब क्या है कि यहाँ की जो जनजातियाँ थीं उनकी कुछ एक उनके सांस्कृतिक मूल्य थे, उनकी परंपराएं थीं और उनकी एक विशेष शासन व्यवस्था थी जिसके आधार पर वो अपने समाज को, अपनी जाति व्यवस्था को चलाते थे। वही परंपरागत शासन व्यवस्था आज का विषय वस्तु है। जैसा कि हम जानते हैं संपूर्ण भारत में एक कानून है या संविधान के शासन के तहत हम लोग शासित होते हैं संपूर्ण भारत में। लेकिन संविधान में आपने ये भी पढ़ा है 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची, लेकिन कुछ एक क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, है ना। कुछ एक विशेष राज्य होते हैं तो अलग अलग, जैसे 6ठी अनुसूची में आपने पढ़ा होगा असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से रिलेटेड बातें कही गई हैं। वहाँ की प्रशासन व्यवस्था देश के सामान्य प्रशासन व्यवस्था से डिफरेंट है ना। तो उसी तरह से आपको यहाँ पर समझना है, चूँकि झारखंड एक जनजाति बहुल इलाका था और यहाँ अंग्रेजों ने भी इस बात को माना और यहाँ पर यहाँ की जनजाति की सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पे शासन करने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने साफ तौर पे ये समझा था कि यहाँ देश के सामान्य तरीके से जो कानून है वो लागू नहीं किए जा सकते। यहाँ की जो जनजातियाँ हैं, यहाँ की जो जनजातीय सांस्कृतिक प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, मूल्य हैं, उनके अनुसार से ही हम यहाँ पर शासन कर पाएंगे। और उन्होंने लागू भी किया, जैसे विल्किंसन रूल लागू किया, यूल रूल लागू किया, है ना, टेनेंसी एक्ट लाए। तो वो क्यों लाए? क्योंकि यहाँ की जनजातीय सांस्कृतिक विशेषता के आधार पर ही इन जनजातियों पर शासन किया जा सकता है, देश के सामान्य कानून के तहत नहीं किया जा सकता। तो वैसे ही यहाँ पर कुछ एक झारखंड की परंपरागत शासन व्यवस्था जो आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, है ना, पढ़ा पंचायत, माझी परगना, मुंडा मानकी, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। तो ये सारी व्यवस्थाओं से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको आने वाले हैं, है ना, या डिस्क्रिप्टिव में भी यदि आपसे पूछे झारखंड की परंपरागत शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालिए मेंस में, तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इससे एक भी बाहर जाने वाला है नहीं, है ना, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप लोग इसको बस एंड तक बने रहेंगे, इसको देखने का प्रयास करेंगे, बार बार देखने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि एक बार देखते हैं और सारी बातें याद हो जाती हैं। तो इसे बार बार देखेंगे, आप इसको सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको बार बार रिपीट करके देखेंगे तो आप इस पर पकड़ बना लेंगे और
आप अपने परीक्षा में एक अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो पहला शासन व्यवस्था मुंडा शासन व्यवस्था से रिलेटेड मैं बात करने जा रहा हूँ आप समूह के साथ, है ना। तो मुंडा शासन व्यवस्था को हम लोग देखो, ये मुंडा शासन व्यवस्था में इस तरह से जो पंचायत व्यवस्था थी वो इस तरह से काम होता था मुंडा शासन व्यवस्था में। यहाँ पर आ जाइए मुंडा शासन व्यवस्था, और यहाँ हम देखने का प्रयास करेंगे, है ना, मुंडा शासन व्यवस्था। तो देखो यहाँ मैंने लिखा है मुंडा शासन व्यवस्था एक प्राचीन और पारंपरिक शासन प्रणाली है जो भारत के झारखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाली मुंडा जनजाति में द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है, मुंडा जनजाति, ध्यान रखिएगा, मुंडा शासन व्यवस्था किस जनजाति, मुंडा जनजाति में। यह व्यवस्था जनजातीय समाज के सामुदायिक और सामाजिक ढांचे को व्यवस्थित करने और आपसी विवादों को हल करने के लिए उपयोग की जाती थी। ठीक है, मतलब यहाँ क्या था, इस मुंडा शासन व्यवस्था का 2 मोटिव्स था, है ना। सबसे पहला यही थे कि जो सामाजिक ढांचा था उसको सिस्टमैटिक करते थे, और आपस में कोई विवाद होता था तो उसको हल करने का प्रयास किया जाता था मुंडा शासन व्यवस्था में, है ना। अब इसकी विशेषताओं को मैंने यहाँ पे कैटेगराइज किया है। पहला है परिवार और गांव आधारित व्यवस्था, है ना, परिवार और गांव आधारित व्यवस्था, ये मुख्य विशेषता में पहला। देखो मुंडा शासन व्यवस्था में परिवार और गांव की केंद्रीय भूमिका होती थी। ऐसे भी जनजातियों में शासन की पहली इकाई परिवार ही होती थी, है ना, उसके बाद सिस्टम आगे बढ़ते थे। प्रत्येक गांव में सामुदायिक निर्णय लेने के लिए एक मुंडा या प्रमुख होता था, ये ध्यान रखिएगा, टर्म्स ध्यान रखिएगा, है ना। तो आपसे प्रश्न क्या रहेगा, प्रत्येक गांव में सामुदायिक निर्णय लेने के लिए एक मुंडा या प्रमुख होता था जिसे समाज के बुजुर्ग और सम्मानित लोगों द्वारा चुना जाता था। ये मुंडा को कौन चुनते थे, समाज के लोग ही चुनते थे, है ना, समाज के लोग ही चुनते थे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मुंडा को देखो यहाँ पर पंचायत प्रणाली आ जाइए। मुंडा शासन व्यवस्था पंचायती प्रणाली पर आधारित था, पंचायती प्रणाली पर आधारित था। यह प्रणाली स्थानीय विवादों को हल करने, सामाजिक समस्याओं का समाधान करने और समुदाय के विकास से संबंधित निर्णय लेने में सहायक होती थी। ठीक है, तो इसका काम आप समझ गए। ये जो पंचायती सिस्टम है, मुंडा प्रमुख का चयन, मुंडा प्रमुख को उनके किस आधार बेस क्या होता था उनके चयन का, तो मुंडा प्रमुख के चयन का ज्ञान होता था, नेतृत्व क्षमता और न्यायप्रियता के आधार पर मुंडा प्रमुख का चयन किया जाता था। ठीक है, इनका काम क्या होता था, न्याय करना, परंपराओं का पालन करवाना और जनजातीय नियमों का क्रियान्वयन करवाना होता था। ठीक है, मुंडा प्रमुख का, ओके, ये काम होता था। इसके बाद मुंडा समाज में हम लोग क्या देखते हैं, सामुदायिक भूमि व्यवस्था, है ना। भूमि मुंडा समाज में सामुदायिक संपत्ति है, मतलब जो जमीन है ना वो किसी एक की नहीं है, पूरे मुंडा समुदाय की है, पूरे समाज की सामुदायिक संपत्ति है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात देखो, खेती या अन्य संसाधनों का उपयोग क्या होता था, सामूहिक रूप से किया जाता था, है ना, सामूहिक रूप से किया जाता था। ये उनकी सांस्कृतिक विशेषता थी, सामाजिक विशेषता थी। ओके, उसी प्रकार से आप देखिए धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता, मुंडा प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में भी नेतृत्व करते थे। ठीक है, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में भी नेतृत्व करते थे। वे गांव के देवताओं की पूजा और अन्य पारंपरिक गतिविधियों में मार्गदर्शन करते थे। ये मुंडा प्रमुख, तो मुंडा प्रमुख बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन यहाँ पर होने वाला है मुंडा शासन व्यवस्था के तहत। और जैसा कि आपने देखा कि इसे गांव के ही लोगों के द्वारा चुना जाता था, और ये सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के साथ साथ विवादों को हल करने, है ना, परंपराओं का पालन करवाने, न्याय करने, जनजातीय नियमों का क्रियान्वयन करने, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में भी ये नेतृत्व करने का काम करता था। तो ये मुंडा प्रमुख की बहुत सारी जिम्मेदारी थी मुंडा शासन व्यवस्था में। ये देखिए, अब जनजातियों में एक बात ध्यान रखना है, जनजातियों में कोई लिखित कानून नहीं होता है ना, उसमें टैबू होता है। ठीक है, लिखित जो नियम और मूल्य जो लोगों को, जो उस जनजातीय समाज का नियम होता है उसको पालन करने के लिए बाध्य करता है, एक टैबू होता है ना, लिखित कानून नहीं होते। तो यहाँ पर देखो कि प्रत्येक जनजाति में मिलेगा ये। यह एक अनौपचारिक व्यवस्था थी जिसमें कोई लिखित कानून नहीं होते थे, है ना। लिखित कानून जो इनका परंपरा था, मूल्य थे,
ये लिखित नहीं होते थे। ठीक है, समाज के परंपरागत नियम और मूल्य ही कानून के रूप में माने जाते थे। जो समाज में परंपरा से चला आ रहा है, जो भी नियम और वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, वही कानून माने जाते थे। ठीक है, ये इनका। अब देखो आधुनिक अभी जो ऐसे क्या इंपॉर्टेंस है आधुनिक, हालांकि आधुनिक समय में सरकार द्वारा पंचायत और अन्य शासन व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। मुंडा शासन व्यवस्था की परंपराएं और मूल्य आज भी जनजातीय समाज में प्रासंगिक हैं। ठीक है, यह प्रणाली सामुदायिक सहयोग, न्याय और पारंपरिक संस्कृति को संरक्षित करने में सहायक रही है। मुंडा शासन व्यवस्था भारतीय जनजातीय समाज की एक अनोखी पहचान है, जो उनके सामाजिक संगठन और परंपराओं का प्रतीक है। क्लियर? तो ये यहाँ पर देखेंगे। अब मुंडा शासन व्यवस्था की कुछ एक प्रमुख विशेषताएं फिर से यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऊपर से भी पढ़ रहे तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, और ये विशेष रूप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने आ गया। जैसे देखो, मुंडा गांव का प्रधान होता था, है ना, तथा यह पद अनुवंशिक होता था, वंशानुगत होता था। मुंडा क्या होता था? गांव का प्रधान होता था, और यह पद वंशानुगत होता था, है ना, जेनेटिकली चलता था, हेरिडिटी चलता था। दूसरी बात, मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को क्या बोला जाता? मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को क्या बोला जाता? खूंटकट्टी, है ना, खूंटकट्टी। देखो, खूंटकट्टी भूमि कहा जाता मुंडा द्वारा। आप लोग बराबर ध्यान रखिए कि हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ रहे हैं, जितनी भी बातें हो रही सब मुंडा बस। मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान को क्या कहते थे? हातू मुंडा, है ना, हातू मुंडा। नेक्स्ट, कई गांवों को मिलाकर बनने वाली पंचायत को क्या कहते थे? परहा या पढ़ा पंचायत, है ना, आज भी है परहा या पढ़ा पंचायत। आपको मैं फोटो जो दिखाया था वो परहा पंचायत का, पढ़ा पंचायत का ही मैंने दिखाया था फर्स्ट में। तो कई गांवों को मिलाकर जो पंचायत बनती थी उसको क्या कहते थे? परहा या पढ़ा पंचायत कहा जाता था। और इसमें नियर अबाउट कितने गांव होते थे? 15 से 20 गांव शामिल होते थे। ठीक है, अब इसके अधिकारी, प्रमुख अधिकारी, पढ़ा के प्रमुख अधिकारी, ठीक है, कई गांवों को मिलाकर जो परहा और पढ़ा बनता था उसके प्रमुख अधिकारी कौन कौन होते थे? आप देख सकते हैं, ठाकुर क्या होता है? पढ़ा राजा का सहायक, पढ़ा राजा के सहायक को क्या बोलते? ठाकुर बोलते। पढ़ा राजा का मंत्री दीवान। पांडे क्या होता था? पांडे होता था दस्तावेजों का रख रखाव करने वाला अधिकारी। ठीक है, दरोगा क्या था? सभा की कार्रवाई का नियंत्रक था। लाल, है ना, देखो जेपीएससी में प्रश्न पूछा हुआ आ गया, लाल, ये सभा का वकील होता था। बरकंदाज क्या होते थे? गांव के सिपाही होते थे। घटवार क्या होते थे? दंड में मिले सामग्रियों को बांटता है, घटवार। चवार, डोलायत पदाधिकारियों का हाथ पैर धुलाने का कार्य और उपस्थित लोगों को पानी का कार्य करता था, पानी देने का कार्य करता था, पानी की व्यवस्था करता था। कौन करता था? चवार करता था, है ना। तो आई होप ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेज है आपके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें भी मैंने बताई कि मुंडा का क्या क्या रोल है उसको ध्यान में रखिएगा, है ना। इसको रिपीट करके पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्रम से। ये वीडियो निश्चित रूप से लंबा होने वाला है ना, निश्चित रूप से लंबा होने वाला है, चूँकि 16 नंबर का आज के टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं। जेपीएससी एवं अन्य परीक्षाओं के लिए 16 नंबर, है ना, 8 क्वेश्चंस सिलेबस में दिया हुआ है ना। तो एक लंबे टॉपिक्स में, लंबे वीडियोस में हम इसको कवर करेंगे और आप इसे बार बार देखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए, पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहते थे? पढ़ा पंचायत, देखो यहाँ पंचायत लगा हुआ है, पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहते थे? मानकी, है ना। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान क्या होता था? पाहन, है ना। पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहते थे? जहाँ लोग बैठते थे, है ना, उसको अखड़ा कहा जाता था। ये गांव का सांस्कृतिक केंद्र होता था, है ना, ये गांव का सांस्कृतिक केंद्र होता था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए दूसरी शासन व्यवस्था आपके सामने आ गया। दूसरी शासन व्यवस्था, पहली शासन व्यवस्था मुंडा शासन व्यवस्था तो हम लोगों ने कर लिया। अब दूसरी शासन व्यवस्था आपके सामने नागवंशी शासन व्यवस्था, है ना। ये नागवंशियों का फोटो है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर नागवंशियों का फोटो। ठीक है,
तो ये नागवंशी शासन व्यवस्था को हम लोग देखने वाले हैं। आगे देखें दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप सब, है ना। नागवंशी शासन व्यवस्था प्राचीन भारत की उन शासकीय व्यवस्थाओं में से एक है जो मुख्यतः नागवंश से संबंधित शासकों द्वारा अपनाई गई थी। मतलब नागवंश यहाँ जो थे, है ना, इन्हीं के नाम पर छोटा नागपुर पड़ा है, ये आप जानिए। नागवंशी शासकों का उल्लेख प्राचीन इतिहास है में जो कहानी है, परंपराएं हैं, कथा है, लोक कथा में मिलता है। इन शासकों का प्रभाव मुख्यतः भारत के किस एरिया में है? पूर्वी, मध्य और दक्षिण भागों में देखा गया है। विशेषकर झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में ये नागवंशी लोग पाए जाते हैं, है ना। अब नागवंशी शासन व्यवस्था की विशेषताएं देखिए यहाँ पर। पहला, वंश परंपरा। नागवंशी शासक खुद को नागों के वंशज मानते थे, है ना। नागों को पौराणिक दृष्टि से देवता माना गया है और उनका सांस्कृतिक महत्व काफी गहरा था। यह वंश पितृसत्तात्मक व्यवस्था का पालन करता है। पैट्रिलिनियल सोसाइटी है ना। झारखंड की जो अधिकांश जनजातियां हैं, मैं एक जनजाति की बात नहीं कर रहा हूँ, झारखंड की जो अधिकांश जनजातियां हैं वो सबके सब आपको पैट्रिलिनियल ही हैं, पितृसत्तात्मक ही हैं, है ना। मातृसत्तात्मक नहीं है, मैट्रिलिनियल नहीं है कोई भी जनजाति झारखंड की, है ना। सब पितृसत्तात्मक है। मतलब सत्ता, धन, स्वामित्व जो प्राप्त होता है पिता की तरफ से होता है, माता की तरफ से नहीं, उसको पितृसत्तात्मक कहते हैं। और जब ये सत्ता, शक्ति, धन यदि माता की तरफ से मिलने लगे, माता के वंशजों की तरफ से मिलने लगे, तो उसी को हम लोग मातृवंशीय कहते हैं, मातृसत्तात्मक कहते हैं, मैट्रिलिनियल सोसाइटी कहते हैं। ये मैट्रिलिनियल सोसाइटी आपको पूर्वोत्तर के कुछ एक जनजातियों, गारो खासी में है, केरला की नायर जनजाति है, तो वहां पर मातृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है, ठीक है। तो जो नागवंशी शासन व्यवस्था थी यहाँ, उसमें क्या थी कि ये नागों, सर्पों, नागों के वंशज मानते थे और यह वंश पितृसत्तात्मक शासन व्यवस्था था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए धार्मिक प्रभाव। नागवंशी शासकों की शासन व्यवस्था पर धार्मिक परंपराओं का गहरा प्रभाव था। वे किसको? शिव, नाग देवता और प्रकृति की पूजा करते थे, सीधा बात। शिवलिंग और नाग प्रतिमाओं की पूजा का विशेष प्रचलन था, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नागवंशी शासन व्यवस्था में प्रशासनिक ढांचा में आ जाइए। नागवंशी शासन प्रणाली में राजा को सर्वोच्च शासक माना जाता था। राज्य का संचालन राजा के अधीन मंत्रिपरिषद, सामंतों और स्थानीय सरदारों द्वारा किया जाता था। वे अपने क्षेत्र में स्थानीय स्वायत्तता को भी महत्व देते थे, है ना। स्थानीय प्रशासन, लोकल क्या सेल्फ गवर्नमेंट था इनका। नागवंशी शासकों का जो शासन स्थानीय ग्राम प्रधानों और सरदारों के माध्यम से चलता था। ग्राम स्तर पर सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं प्रमुख थी, है ना। इनकी विशेषताओं में क्या है? कृषि और आर्थिक प्रणाली के बारे में जानिए। नागवंशी राज्यों की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, क्लियर, एग्रीकल्चर। जल संसाधनों का कुशल प्रबंधन और प्राकृतिक संपदा का उपयोग अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था, ठीक है। कल्चरल कंट्रीब्यूशन देखिए, नागवंशी शासकों ने कला, वास्तुकला, साहित्य को बढ़ावा दिया। उनके शासन काल में कई मंदिर और स्मारक बनाए गए, है ना, कई मंदिर और स्मारक बनाए गए। नागवंशी स्थापत्य शैली में नाग और सर्प के चित्रण का विशेष महत्व था, ठीक है। तो ये जो वीडियो है इसके माध्यम से आप डिस्क्रिप्टिव भी प्रश्न को लिख सकते हैं, उसको भी स्केच कर सकते हैं, साथ ही जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आने वाले हैं उसे भी हल कर सकते हैं। दोनों को दृष्टिकोण में रखकर ये मैं तैयार करने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। देख रहे हो आप, फनी मुकुट राय का ये फोटो है, फनी मुकुट राय आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पर देखो 64 ईस्वी में फनी मुकुट राय दोबारा नागवंशी शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी फनी मुकुट राय के द्वारा। फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? सुतियाम्बे को, है ना। ये सब प्रश्न रहेगा। फनी मुकुट राय ने, है ना, नागवंशी शासन 64 ईस्वी, ध्यान रखना। फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? सुतियाम्बे। यहाँ पर देखो प्रश्न आया हुआ, प्रश्न है 18वें नागवंशी राजा कंचन राय के कार्यकाल में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, है ना। कंचन राय, ध्यान रखिएगा, कैवे 18वें नागवंशी राजा थे और उनके काल में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, है ना। यहाँ देखिए, नागवंशी राज के अंतर्गत
62 शासक हुए। कुल कितने शासक हुए? 62 शासक हुए। और फनी मुकुट राय से लेकर, फनी मुकुट राय पहले नागवंशी शासक हैं, और अंतिम नागवंशी शासक कौन है? लाल चिंतामणि नाथ सहदेव तक, है ना। लाल चिंतामणि नाथ सहदेव तक के शासकों के नाम और उनके कार्यकाल इतिहासकारों ने उपलब्ध कराई है ना। ये 62 के 62 राजाओं के नाम हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि ये परीक्षा के लिए बहुत महत्व नहीं रखता है। आपसे ऐसा नहीं कि 62 राजा का नाम पूछने वाला है। तो जो प्रमुख चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखेंगे, है ना। कंचन राय को ध्यान में रखेंगे, अंतिम नागवंशी राजा चिंतामणि नाथ सहदेव को ध्यान में रखेंगे, पहला फनी मुकुट राय को ध्यान में रखेंगे, उनकी राजधानी ध्यान में रखेंगे, है ना। 64 ईस्वी को ध्यान में रखेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन है। नियमित मालगुजारी नहीं चुकाने के कारण 1615 ईस्वी में मुगल शासक जहांगीर ने नागवंशी शासक दुर्जन साल को, है ना, ध्यान रखेंगे, कौन राजा को? दुर्जन साल को मालगुजारी नहीं चुका पाए थे, मालगुजारी नहीं चुका पाए थे, और मालगुजारी नहीं चुकाने के जुर्म में दुर्जन साल को 12 वर्षों तक, है ना, 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद रखा गया था, है ना। दुर्जन साल, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर मैंने नागवंशियों की राजधानी का क्रम यहाँ पर मैंने बताया कि नागवंशियों की राजधानी कहाँ कहाँ रही। तो पहली राजधानी मैंने बताया सुतियांबे, है ना। दूसरी राजधानी चुटिया, रांची, है ना। तृतीय राजधानी खोखरा, चतुर्थ राजधानी दोईसा, पांचवी राजधानी पालकोट, छठी राजधानी पालकोट भरनो, और सातवीं राजधानी रातू। रातू महाराजा जो कहते हैं हम लोग, है ना, रातू महाराजा जो कहते हैं, जो किला आपको दिखाई देता है, यदि आप रांची घूमे हों, पार्क दी गए हों, तो आपको रातू किला दिखेगा। तो ये अंतिम 7वीं राजधानी थी रातू, है ना, 7वीं राजधानी रातू थी नागवंशियों का। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग आगे इन्फॉर्मेशन। और अब यहाँ पर पार्टिकुलर जो टर्म्स हैं, जो अधिकारीगण हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर देखिए, महतो। नागवंशी शासन व्यवस्था में महतो यह गांव का प्रमुख व्यक्ति होता था, है ना। महतो क्या होता था? गांव का प्रमुख व्यक्ति होता था, ये ध्यान रखेंगे। भंडारी, भंडारी क्या होता था? यह राजा के गांव में खेती करने तथा अनाज के भंडारण हेतु उत्तरदायी था, ठीक है, भंडारी। भूइहर, भूइहर देखिए, भूइहर क्या होता था? यह आम जनता से मालगुजारी वसूलने के लिए उत्तरदायी था, है ना। ये रेवेन्यू कलेक्ट करता था, कौन? भूइहर। इसे विभिन्न न्यायिक और राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त थे। ओके, नेक्स्ट पाहन देखिए, पाहन यह धार्मिक कार्यों के आयोजन व संचालन हेतु जिम्मेदार होता था। पाहन आज भी होते हैं पाहन। दीवान यह राज्य का वित्तीय प्रमुख था, यह राज्य का वित्तीय प्रमुख था तथा राज्य के सभी वित्तीय कार्यों के लिए जिम्मेदार होता था। पांडे देखिए, पांडे पंच द्वारा या पढ़ा राजा द्वारा दिए गए निर्णय को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पांडे की होती थी, है ना। पांडे ये जो राजाओं के द्वारा, ग्राम प्रमुखों के द्वारा जो निर्णय ले लिया जाता था, वो लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करता था? पांडे करता था, है ना। ये ध्यान रखेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रमुख अधिकारियों में। आगे बढ़िए, अब देखिए नेक्स्ट शासन व्यवस्था आ गया मांझी परगना शासन व्यवस्था, है ना। मांझी परगना व्यवस्था, ये बिल्कुल संथाल जनजाति, है ना। और यहाँ पर जो फोटो आपको दिख रहा है, ये सिद्धू कान्हू, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलों और झानों का, है ना। सब आपको पता होगा कि इन लोगों ने संथाल विद्रोह में, है ना, संथाल विद्रोह में कुर्बानी दी थी। तो ये फूलो झानू हैं, सिद्धू कान्हू हैं, ठीक है, सिद्धू कान्हू हैं, ये चांद भैरव हैं। तो ये उनका 4 भाई और 2 बहन का फोटो यहाँ पे। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था, तो पहला बात तो क्लियर हो गया कि ये जो है सो हम लोग बात कर रहे हैं किस जनजाति के? संथाल जनजाति से रिलेटेड, ठीक है।
संथाल जनजाति, मांझी परगना शासन व्यवस्था किसमें प्रचलित थी? तो संथाल जनजाति में। मैंने बताया वो 4 भाई और 2 बहनों की फोटो मैंने आपको बताई। यहाँ पर ध्यान रखना है, संथाल जनजाति का विस्तार देखिए, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। इनकी जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है उसका नाम क्या है भाई? तो मांझी परगना शासन व्यवस्था, ये ध्यान रखिएगा, है ना। संथाल जनजाति में मांझी परगना शासन व्यवस्था। और इनका जो मुख्य कार्य होता था, गांव का प्रबंधन, विवाद निपटारा, भूमि वितरण, सामाजिक नियम। जनजातियों में तो यही मुख्य कार्य थे ना। मुख्य कार्य क्या थे? मुख्य कार्य थे कि उनका समाज संगठित रहे, है ना, समाज संगठित रहे। दूसरी बात कि समाज के लोगों की जो जीविका के साधन हैं वो प्रॉपर तरीके से उपलब्ध रहे, लोगों में आपसी विवादों को कम किया जाए। आज भी शासन व्यवस्था का यही उद्देश्य है कहीं ना कहीं, ठीक है। आज भी जो शासन व्यवस्था है उसका उद्देश्य इन्हीं बातों से संबंधित है, आज भी है ना, जिनमें जो सामाजिक नियम है, आर्थिक नियम है, विकास के नियम है, वही लागू किए जाते। तो जनजातियों में भी वही व्यवस्था थी, बट उनकी ये विशेषताएं जो थी उनके पारंपरिक मूल्य और परंपराओं के आधार पर आधारित थी, है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखो मांझी परगना व्यवस्था में मांझी ग्राम प्रधान, है ना, मांझी क्या होता था? ग्राम प्रधान होता था। मैंने उसका थोड़ी डिस्क्रिप्शन लिखी है। गांव का प्रमुख होता था, स्थानीय विवादों को सुलझाने और परंपराओं का पालन कराने की जिम्मेदारी निभाता था। यह पद आमतौर पर वंशानुगत होता था, हेरिडिटी होता था, है ना। उसके बाद देखो जोग मांझी सहायक प्रधान, है ना, ये क्या होता था? मांझी का सहयोगी होता था, मांझी का सहयोगी होता था। और मांझी के सहयोगी को हम लोग क्या कहते हैं? जोग मांझी कहते हैं, है ना। और ये गांव के युवाओं को पारंपरिक रीति रिवाजों की शिक्षा देता था, है ना, सामाजिक नियमों का पालन करवाने में मदद करता था। जोग मांझी ध्यान रखेंगे, है ना। सहायक प्रधान मतलब मांझी का सहायता कर रहा है, ये जोग मांझी जो कर रहा है ना। मांझी और जोग मांझी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट, जोग परमानिक देखो, जोग मांझी का सहायक होता था, है ना, और इसका काम क्या था? युवाओं की निगरानी करता था और सामाजिक कार्यों में भाग लेता था, है ना। नायके क्या है? ये धार्मिक गुरु है। नायके क्या है? धार्मिक गुरु। गांव के धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ का संचालन करता था, प्राकृतिक देवताओं की पूजा और त्योहारों की देखरेख करता था, है ना। तो ये जोग परमानिक और नायके, ये ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है, ये ध्यान रखने हैं आप सबों को यहाँ पर। उसके अलावा आप देखो परगनैत कौन होता था? ये क्षेत्रीय प्रमुख होता था, है ना। और जो परगनैत होता था वो एक गांव का नहीं था, कई गांव का प्रमुख होता था, ठीक है। और इसका जो मुख्य कार्य था प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करता, और माझियों के ऊपर एक उच्च पद होता था परगनैत, है ना। गोड़ैत का काम क्या था? संदेशवाहक था। ये टर्म थोड़े से ध्यान में रखने होंगे आपको यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मारने हैं। तो परगनैत क्या होता था? किस शासन व्यवस्था में परगनैत था? परगनैत का मुख्य कार्य क्या था? गोड़ैत क्या होता है? गोड़ैत का मुख्य कार्य क्या था? ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी और ऑप्शन को टिक करना होगा, है ना। तो आप भी समझ रहे हो कि इसे हमें देखना पड़ेगा, सिंसियरिटी के साथ देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो गोड़ैत देखो, गोड़ैत क्या है? ये संदेशवाहक है ना, मैसेंजर है ये, ठीक है, मैसेज पास करता है। ग्राम सभाओं में संदेश पहुंचाने और सामाजिक व्यवस्था को लागू करने का कार्य करता है गोड़ैत, है ना। तो इस तरह से इन टर्म्स को, इन अधिकारियों के ध्यान से देखेंगे और ध्यान से जानने का प्रयास करेंगे, है ना। ब्रिटिश शासन के दौरान जमींदारी प्रथा लागू होने से यह प्रणाली कमजोर हो गई, ठीक है। 1855 का संथाल विद्रोह इस प्रशासनिक व्यवस्था की रक्षा और जमींदारी प्रथा के खिलाफ था, है ना। ये आप ध्यान रखेंगे, जो संथाल विद्रोह हुआ था, है ना, संथाल विद्रोह जो हुआ था वो देखो इस प्रशासनिक व्यवस्था की रक्षा करने, मतलब मांझी परगना व्यवस्था की रक्षा करने और जमींदारी प्रथा के खिलाफ था वो, है ना। बाद में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 ने संथालों की भूमि रक्षा के लिए कुछ प्रावधान किए, ठीक है।
तो इस तरह से उनको कानून बाद में लाना पड़ा, ठीक है। ये विद्रोह इतना ताकतवर था कि बाद में उनको देखो एक्ट लाना पड़ा और इस माध्यम से उनकी भूमि की सुरक्षा प्रदान करनी पड़ी उनको, है ना, ब्रिटिशों को। ओके, माझी परगनैत शासन व्यवस्था। माझी देखो, परगनैत शासन व्यवस्था को अंग्रेजों ने यूल रूल्स के तहत कानूनी मान्यता, मैंने शुरुआत में बातें करी थी, है ना। तो यहीं पर यहाँ पर क्या लाए, यूल रूल्स, है ना, यूल रूल्स ध्यान रखेंगे। जोग मांझी गांव के प्रधान मांझी का उप सचिव होता था। जोग मांझी यह गांव के शादी विवाह का ब्यौरा रखता था और युवाओं का भी नेता होता था जोग मांझी। लासेर टैगोर, है ना, लासेर टैगोर, लासेर टैगोर क्या होता है, लासेर टैगोर, है ना, ध्यान रखें। यह ग्रामीणों की बाहरी हमलों से सुरक्षा करता था, है ना, एक प्रकार का प्रहरी था, सुरक्षा गार्ड था ये लासेर टैगोर, है ना। ये गांव के बाहरी हमलों से सुरक्षा करता था, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट शासन व्यवस्था आ गया, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, है ना। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किस तरह से गांव के बाहर पेड़ के नीचे लगाए जाते थे, वो यहाँ एक दृश्य है आपके पास, इसे आप देखिए, है ना। तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था को हम लोग देखेंगे। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था ये यहाँ पर दिख रहा है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। तो यहाँ पर देखो, पढ़ा पंचायत एक पारंपरिक स्वशासन प्रणाली है जो कहाँ मुख्य रूप से झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जनजातीय समुदायों द्वारा अपनाई जाती है, या आदिवासी समाज की, ठीक है, आदिवासी समाज की एक महत्वपूर्ण, है ना, महत्वपूर्ण न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था है जो प्राचीन काल से चली आ रही है। अब पढ़ा पंचायत की विशेषता यहाँ पर देखिए क्या है, सामूहिक नेतृत्व, ठीक है, न्यायिक व्यवस्था से रिलेटेड। तो सामूहिक नेतृत्व, इसमें मुखिया, मांझी, परगनैत, पढ़ा राजा, अन्य बुजुर्गों का एक समूह होता है जो फैसले लेते हैं, ठीक है। न्यायिक में यह पढ़ा पंचायत स्थानीय विवादों का समाधान करने के लिए जिम्मेदार होती है, जैसे जमीन विवाद, विवाह से जुड़े मामले, सामाजिक अपराध, है ना। तो ये सबको पढ़ा पंचायत की विशेषता, ये पढ़ा पंचायत की विशेषता है ना। ये इन विवादों को हल करना, सामाजिक सुव्यवस्था कायम करना, सामाजिक परंपराओं का पालन करवाना, ये पढ़ा पंचायत का मुख्य कार्य होता था। और इसी से रिलेटेड ये लोग निर्णय लेते थे और उसकी व्यवस्था करते थे। ओके, आगे देखिए, अनौपचारिक प्रक्रिया। ये प्रणाली में पहले ही बताया कि ये जो है जो भी फैसले लिए जाते थे वो परंपरा, रीति रिवाज पर आधार पर लिए जाते थे। ये कोई फॉर्मेलिटीज नहीं थी, कोई लिखित कानून नहीं होता था, है ना। यह पंचायत समुदाय के नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने में मदद करती है। सजा, नियमों का उल्लंघन करने वालों को सामुदायिक सेवा, माफी या सामाजिक बहिष्कार, बिटलाहा जैसी सजाएं दी जा सकती हैं, है ना। ये सजा था, है ना, सजा थी इनकी, क्या थी, या तो आप समुदाय की सेवा करते रहिए, माफी भी दिया जा सकता है, या फिर सामाजिक बहिष्कार भी किया जा सकता है। ये यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, महत्व देखिए, यह आदिवासी समुदाय की स्वायत्तता बनाए रखने में सहायक है, ठीक है। इस तरह की पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है आदिवासी समुदाय की स्वायत्तता बनाए रखने में सहायक है। यह सरकारी प्रशासन के पूरक के रूप में काम करती है और स्थानीय स्तर पर न्याय उपलब्ध कराती है। यह सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्यों को संरक्षित करने में मदद करती है। हालांकि बदलते समय के साथ पढ़ा पंचायतों का प्रभाव कुछ जगहों पर कम हुआ है, लेकिन यह आज भी कई जनजातीय इलाकों में एक प्रभावी और सम्मानित शासन प्रणाली के रूप में कार्यरत है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। अब आ गए महत्वपूर्ण पद और पदाधिकारी के बारे में पढ़ा पंचायत की शासन व्यवस्था के तहत। तो इसमें देखो, पढ़ा राजा के बारे में आपको जानना है। पढ़ा राजा ये पहला सबसे ऊपर, ये पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च नेता होता था, है ना। जनजातीय समुदाय में सामाजिक एवं न्यायिक व्यवस्था को नियंत्रित करता है ये, और विवादों के समाधान में अंतिम निर्णय लेता है कौन, पढ़ा राजा। माझी देखो, यह संथाल और कुछ अन्य जनजातियों में गांव का मुखिया होता है। माझी ग्रामीण मामलों को संभालता है और परंपरागत रीति रिवाजों को बनाए रखता है,
है ना, ये माझी। नेक्स्ट देखिए परगनैत, यह परगना एक बड़े क्षेत्र का प्रमुख होता है, पंचायत में महत्वपूर्ण मामलों का निपटारा करता है, कई गांवों के मामलों का देखभाल करता है। परगनैत पहले भी बात हुई थी। भोई, ये संदेश वाहक का कार्य करता है ना, भोई क्या है, संदेश वाहक का कार्य करता है, पंचायत के फैसले और सूचनाओं को गांव में फैलाने का काम करता है, ये ध्यान रखने का। भोई, भोई यहाँ ध्यान रखेंगे, है ना, भोई ये तो संदेश वाहक का कार्य करता है। ओके, आगे यहाँ पर देखिए दिहुरी। दिहुरी, दिहुरी क्या है, यह धार्मिक अनुष्ठानों और परंपरागत पूजा पाठ का प्रमुख होता है, गांव के शुभ कार्यों और त्योहारों में अनुष्ठान करता है। ठीक है, ये कौन, दिहुरी। दिहुरी ध्यान रखिएगा, यही टर्म्स ही आपको मेन ध्यान रखने, टर्म्स ही मेन ध्यान रखने, इसी को बार बार ध्यान रखने कि किस शासन व्यवस्था में कौन कौन अधिकारीगण आए और उनका काम क्या है। ठीक है, एक कॉमन जो काम होता है परंपरागत शासन व्यवस्था का, वो मैंने आपको बताए हैं, समझाए हैं। नेक्स्ट देखिए गोठिया। गोठिया क्या है, यह पंचायत के नियमों और कानूनों को लागू कराने में मदद करता है। गोठिया गांव के विवादों को सुलझाने में सहायता करता है, गोठिया, है ना, तो गोठिया ध्यान में रखें। जगमांझी, यह युवा मामलों और सामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ठीक है, युवाओं को परंपराओं और समाज की जिम्मेदारियों से अवगत कराता है, जगमांझी, है ना, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नायकी। नायकी क्या है, यह धार्मिक और पारंपरिक मामलों का प्रमुख होता है, विवाह, पूजा और अन्य सामाजिक कार्यों में मार्गदर्शन करता है। ठीक है, कोटवार, यह गांव का पहरेदार और प्रहरी होता है। कोटवार ध्यान रखेंगे, यह गांव का पहरेदार था और प्रहरी होता है, पंचायत के फैसलों को लागू करवाने में मदद करता है ना। नीचे थोड़ी सी निष्कर्ष कंक्लूजन देखिए। पढ़ा, पंचायत की पारंपरिक शासन व्यवस्था आदिवासी समाज में सामाजिक संतुलन और न्याय बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण इनकी प्रभावशीलता कुछ क्षेत्रों में कम हुई, लेकिन आज भी यह आदिवासी समाज में सम्मानपूर्वक कार्यरत है ना। तो आज भी ये सिस्टम चल रहा है ना, ऐसा नहीं है कि आज भी हम उनके बीच जाते हैं तो ये व्यवस्था नहीं है, आज भी है ना। आज भी वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अपने सामाजिक जीवन को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखिए, मुंडा मानकी प्रणाली आ गई, है ना। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना। मुंडा मानकी, अब यहाँ पर देखिए मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। अब मुंडा मानकी प्रणाली झारखंड के किस जनजाति से जुड़ी हुई, हो जनजाति से। यहाँ हो जनजाति ध्यान रखेंगे, हो जनजाति से जुड़ी एक पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्था है जिसे ब्रिटिश शासन के दौरान औपचारिक रूप दिया गया, है ना। और ये जो प्रणाली थी मुख्य रूप से भूमि प्रबंधन, विवाद निपटान और सामुदायिक प्रशासन से संबंधित। सारे प्रशासन का यही उद्देश्य है, बट इनकी कुछ विशेषताएं आपको जाननी है, कुछ एक अधिकारी के बारे में जानने, तो आपके जो क्वेश्चन है ना 8 क्वेश्चंस वो कवर हो जाएंगे आपके, मतलब 16 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकालना, देखना, तो इसी वीडियो से आपका वो बन जाएगा निश्चित रूप से। प्रशासनिक संरचना देखिए, मानकी मुंडा समुदाय के एक समूह मतलब कई गांवों का प्रमुख होता था, मानकी, जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा नियुक्त किया जाता था। मानकी मुंडा क्या, प्रत्येक गांव का मुखिया मुंडा होता था जो स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक कार्यों को देखता था। ठीक है, आगे देखिए भूमि प्रबंधन। यह प्रणाली खूंटकटी प्रथा पर आधारित थी। ठीक है, खूंटकटी क्या है, जिसमें भूमि का स्वामित्व वंशानुगत होता है और खेती के लिए इसे सामूहिक रूप से उपयोग किया जाता था। खूंटकटी भूमि प्रथा मतलब वो सामुदायिक संपत्ति, भूमि जमीन जो होती है। मानकी और मुंडा भूमि उपयोग के नियमों का निर्धारण करते थे। कौन कौन, मानकी और मुंडा, मानकी और मुंडा, ये ध्यान रखिएगा। कर संग्रहण, है ना। मानकी ब्रिटिश सरकार के लिए राजस्व संग्रह करता था और इसे आगे सरकार को जमा करता था। मानकी, है ना, मानकी अंग्रेजों को टैक्स कलेक्ट करके भेजता था। मुंडा अपने गांव के किसानों से कर वसूल कर मानकी को देता था, है ना। मतलब किसानों से, गांव से कर वसूलता था मुंडा
है ना। अब मुंडा वसूल के दे दिया मानकी को, अब मानकी फिर पहुंचाएगा ब्रिटिश सरकार को, ये सिस्टम था, है ना। विवाद समाधान देखिए, मुंडा और मानकी गांव के जो विवाद था वो गांव के स्तर पर ही विवाद सुलझाए जाते थे। भूमि विवाद, सामाजिक मुद्दे, अन्य प्रशासनिक समस्याएं पंचायत स्तर पर हल होती थी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे देखिए, 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने इस प्रणाली को अपने लाभ के लिए अपनाया और इसे औपचारिक बना दिया, है ना, मुंडा मानकी। समय के साथ इस प्रणाली की शक्ति कम होती गई और बाद में इसे आधुनिक प्रशासनिक ढांचे में मिला दिया गया। ओके, मुंडा, इनका भी इम्पोर्टेंस वही है ना, जो हर में मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ भी जनजातीय समाज की सामाजिक आर्थिक संरचना को समझने में मदद करता है ये, है ना। इनकी जो व्यवस्थाएं हैं उसको बनाए रखने में ये कारगर होता है। अब यहाँ देखो, अधिकारी में मानकी 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 पूरे परगना का प्रमुख होता है ना। ब्रिटिश शासन के अधीन कार्य करता है, सरकार को राजस्व देता था, कानून व्यवस्था बनाए रखने, स्थान निपटाने मुख्य भूमिका निभाता था। यह मुंडाओं से कर वसूल कर सरकार को देता था। मुंडा प्रत्येक गांव का मुखिया, गांव के भूमि का वितरण, खेतीबाड़ी, कर संग्रहण की देखरेख, सामाजिक न्याय, परंपराओं को बनाए रखने की जिम्मेदारी इसी की थी। मुंडा मानकी को रिपोर्ट करता था। मुंडा किसको रिपोर्ट करता है? मानकी को रिपोर्ट करता है, ध्यान रखना, है ना। मानकी को रिपोर्ट करता था, ये एक नई बात मिली। दीवान, यह एक ब्रिटिश अधिकारी होता था जो आदिवासी प्रशासन और कर संग्रहण की देखरेख करता था। मानकी के कार्यों की निगरानी और प्रशासनिक सुधार लागू करने का कार्य करता था। जागीरदार, ठेकेदार, ब्रिटिश शासन के दौरान कई गैर आदिवासी ठेकेदारों, जागीरदारों को अधिकार दिए गए जिसमें आदिवासियों का शोषण बढ़ा। ये लोग कर संग्रहण, भूमि पर नियंत्रण स्थापित करने लगे, है ना, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ब्रिटिश अधिकारी, है ना। देखो, जिला कलेक्टर एवं अन्य उच्च अधिकारी इस प्रणाली की निगरानी करते थे। डीसी आदिवासियों से कर वसूली बढ़ाने और ब्रिटिश प्रशासन को मजबूत करने का कार्य करते थे। कई बार इन्हीं अधिकारियों के कारण आदिवासियों का शोषण हुआ, जिससे मुंडा विद्रोह हुआ था, है ना। उनका शोषण ही विद्रोह का कारण हुआ। इनके पतन का कारण क्या हुआ? ब्रिटिश शासन ने धीरे धीरे इस प्रणाली को कमजोर कर दिया। ठीक है, ठेकेदारी प्रथा लागू होने से आदिवासियों का शोषण बढ़ा। बिरसा मुंडा जैसे नेताओं ने इस अन्याय के खिलाफ मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया। स्वतंत्रता के बाद छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया, जिससे आदिवासी भूमि की रक्षा की गई, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, और पदाधिकारी में है कुछ एक डाकुआ। डाकुआ देखिए, है ना, डाकुआ ये क्या करता था? यह मुंडा का सहयोगी होता था, डाकुआ, तथा मुंडा के निर्णय एवं आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाता था, ये डाकुआ। पीर पांच, यह न्यायिक प्रधान होता था। दिउरी, यह गांव का धार्मिक प्रधान है तथा पूजा पाठ, पर्व त्योहार, शादी विवाह आदि में धार्मिक अनुष्ठान करता है। कौन? दिउरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आ गया आपके सामने ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। ठीक है, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। तो ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था है? खड़िया जनजाति की, है ना। पहला क्वेश्चन तो यही है कि ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था है? तो खड़िया जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था है। खड़िया जनजाति के बारे में जानिए, पोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित है और झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। इसकी भाषा खड़िया है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की भाषा है ना। यहाँ पर ढोकलो का अर्थ होता है बैठक और सोहोर का अर्थ है अध्यक्ष। ढोकलो सोहोर पूरे खड़िया समाज का राजा होता था। ढोकलो सोहोर, ढोकलो में सभी क्षेत्रों के प्रमुख प्रतिनिधि महतो, पाहन, करटाहा इकट्ठा होते हैं और इस सभा में ढोकलो सोहोर का चुनाव खड़िया जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। मतलब ये जो प्रधान है ना ढोकलो सोहोर, उसका चुनाव होता था सामूहिक तौर पर। और ढोकलो सोहोर का जो कार्यकाल है, यहाँ पर आपको मैंने लिखा है 3 वर्ष का होता था। ढोकलो सोहोर का कार्यकाल 3 वर्ष का होता था, ये ध्यान रखेंगे, है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। और
यहाँ पर देखिए खड़िया जनजाति की मैं बात करूँ तो खड़िया 3 प्रकार के होते हैं ना, पहाड़ी खड़िया, सबर खड़िया, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया। और इन तीनों के स्वशासन के पदनामों में कुछ अंतर है। इनका ग्राम पंचायत अपने ढंग का होता है। पहाड़ी खड़िया के गांव के प्रधान या शासक को डंडिया कहा जाता है। पहाड़ी खड़िया है ना, पहाड़ी खड़िया का ध्यान रखिएगा। पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान या शासक को क्या कहते हैं? डंडिया कहते हैं। डंडिया, डंडिया कहते हैं, ठीक है, डंडिया कहते हैं इसको, है ना। आगे देखिए, खड़िया जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था में प्रमुख पद और पदाधिकारी, उनके कार्य देखेंगे। गांव स्तर पर देखिए महतो देखिए, ये पद गांव का प्रधान होता है और गांव के सभी सामाजिक और प्रशासनिक मामलों का मुखिया होता है। यह पद वंशानुगत होता है, लेकिन गांव वाले आपसी सहमति से इसे बदल भी सकते हैं, है ना, बदल भी सकते हैं। पाहन, यह गांव का पुजारी होता है। आज भी गांव में पाहन होते हैं। गांव के सभी धार्मिक कार्यों और पूजा पाठों का संचालन करता है। यह पद भी वंशानुगत होता है, लेकिन इसे बदला जा सकता है ना, बदला जा सकता है। आगे देखिए, करटाहा। करटाहा क्या है? यह पद गांव के उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो किसी परिवार, है ना, परिवार के अशुद्ध करार दिए जाने पर उसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। यह पद वंशानुगत नहीं होता है और गांव के अनुभवी लोग मिलकर किसी योग्य व्यक्ति को चुनते हैं। करटाहा, है ना। रेड, यह करटाहा से बड़ा पद होता है और इसका काम भी शुद्धिकरण से संबंधित होता है। सोहोर स्तर, है ना, तो यहाँ पर ढोकलो सोहोर, यह खड़िया जनजाति का सबसे बड़ा राजा होता है, मैं अभी तुरंत बताया, और पूरे खड़िया समाज का मुखिया होता है। इसका चुनाव खड़िया जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है और इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है, वो पहले ही मैंने बताया आपको। ओके, यहाँ पर देखिए, और आइए लिखाकड़। लिखाकड़ पद देखिए, यह खड़िया राजा का सचिव या मंत्री होता है ना, और ये हर तरह से राजा की सहायता करता है। राजा के आय व्यय का विवरण भी रखता है। कौन? लिखाकड़। उसके बाद है आपको खजांची या तिंजाड़कर। यह खड़िया राजा का कोषाध्यक्ष, खजांची से ही पकड़ लेंगे आप, या ये रह गया तिजांकड़, तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, है ना, बट ये कोषाध्यक्ष था। देवान या सलाहकार, यह खड़िया राजा का सलाहकार होता है और राजा को महत्वपूर्ण मामलों पर सलाह देता है ना। इसके बाद देखिए कालो या पाहन, यह दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया, मैं खड़िया 3 में बताया था आपको, तो ये दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया गांव का पुजारी होता है और धार्मिक कार्यों का संचालन करता है। बड़े खड़िया गांवों में कालो को पाहन कहते हैं, है ना। इन पदों के अलावा खड़िया जनजाति में अन्य कई महत्वपूर्ण पद भी होते हैं जो सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। तो ये ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये तमाम जो झारखंड की परंपरागत शासन व्यवस्था है उसको पढ़ने का प्रयास किया है ना। तो जितनी भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया, और इन्हीं इम्पॉर्टेंट फैक्ट से आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब 8 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आ जाएंगे परीक्षा में, और कुछ पढ़ने की ज़रूरत आपको, आई होप, हमें लगता है नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। ऐसे यदि और आप पढ़ते हैं, कुछ नई बात निकाल पाते हैं तो बढ़िया बात है, लेकिन मेरे तरफ से पूरा प्रयास है कि ये जो थोड़ी सी लंबी वीडियो जो आपको मैंने उपलब्ध कराई है, इसमें वो सारी बातें मैंने बता दी हैं आपको, जिससे आपके 16 नंबर पक्के हो जाएंगे। साथ ही झारखंड की अन्य परीक्षाओं में और भी कोई यदि परीक्षा देते हैं तो उसमें भी इन परंपरागत शासन व्यवस्था से निश्चित तौर पे प्रश्न रहते हैं और उसे आप लोग कवर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप समझ गए होंगे कि ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जेपीएससी की परीक्षा आने वाली है या झारखंड में अन्य सभी परीक्षाएं शेड्यूल्ड होने वाले हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। आप सब इस वीडियो को देखें और लोगों को शेयर करें, लोगों को बताएं, है ना, कि ये बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है यहाँ पर पढ़ने को, है ना। और यदि आप लास्ट तक वीडियो में बने हैं तो निश्चित रूप से हमारा एक मैसेज है कि भाई अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की वीडियो और भी बनाने में हमें थोड़ी ताकत और मिले। ओके, तो आज यहीं तक।
धन्यवाद आप सबों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फिर आगे मिलते हैं तो फिर नेक्स्ट झारखंड से रिलेटेड वीडियो आपको पहुंचाएंगे। ओके, धन्यवाद।